मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें आपको लगभग 30 to 40% कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस ही पढ़ने पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि कैलकुलस अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स। और आप सबका वेलकम है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज कैलकुलस। कैलकुलस क्योंकि 12th क्लास का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम मार्क्स का वेटेज देखें तो 12th बोर्ड एग्ज़ाम में कैलकुलस अप्रॉक्सीमेटली 35 मार्क्स की पूछी जाती है। अच्छा, मैं मार्क्स को 1 मिनट के लिए साइड में रखता हूँ। वैसे ही सोचते हैं कि कैलकुलस क्या वाकई इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो 12th मैथमेटिक्स में जो टोटल सिलेबस है आपका, उसका 50 to 60% पार्ट कैलकुलस है, अकेले कैलकुलस है। इन फ्यूचर, क्योंकि अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो इन फ्यूचर आप जो भी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें आपको लगभग 30 to 40% कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस ही पढ़नी पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि कैलकुलस अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लेकिन अगर आप सपोज़ स्टूडेंट हैं बायोलॉजी के तो भी आप कैलकुलस से बच नहीं सकते। आप फिज़िक्स या केमिस्ट्री में कैलकुलस का यूज़ करते हैं। आप जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ते हैं वो एक्चुअली कैलकुलस का पार्ट है। हमारे टाइम में जब हम लोग फिज़िक्स पढ़ते थे तो उस वक्त कैलकुलस शायद उतना डेवलप नहीं हुई थी, या ये कहना चाहिए कि सिलेबस में उतना इंक्लूडेड नहीं थी। हमारे टाइम में जब हम लोग फिज़िक्स के डेरिवेशंस करते थे तब भी हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज़ तो करते थे, लेकिन आज की तरह नहीं। आजकल लगभग हर डेरिवेशन में आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ देखते हैं। फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में भी बहुत सारी जगहों पर आपने इसका एप्लीकेशन देखा है। तो मतलब कि इसके एप्लीकेशंस तो बहुत हैं कैलकुलस में। और अब कैलकुलस में होता क्या क्या है, जैसे कि अगर मोटे तौर पर हम ये कहें कि तो कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं। एक डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी जिसमें डिफरेंशिएशन को लेकर के चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, और दूसरी होती है इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि जिसमें इंटीग्रेशन या हम ये कहें कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं कि कैलकुलस में सिर्फ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसके साथ साथ जो इसकी शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? लिमिट से होती है। लिमिट, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, है ना। और डिफरेंशिएशन तो है ही ऑफकोर्स, इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और लास्ट में आपको इसमें मिलता है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये सारी चीज़ जो है, ये सब पूरा, इसको ही हम कैलकुलस बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है हमारे यहाँ इंडिया में, तो वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी बहुत पहले से हो गई थी, लगभग 14th सेंचुरी में ही हो गई थी। लेकिन जो मेन डेवलपमेंट इसका हुआ, ई वैल्यूएशन जो जिसे कहना चाहिए कि कैलकुलस का हुआ, तो वो हुआ है 17th सेंचुरी से। और एक तरह से अगर हम ये कहें कि इसके जो फाउंडर थे, या ये कहें कि फादर जो थे कैलकुलस के, वो कौन है, तो इसमें हम दो नाम ले सकते हैं। एक आइजैक न्यूटन जी। न्यूटन का नाम सुनते ही शायद आपको भी हंसी आई होगी कि हर जगह बस इन्होंने ही काम किया है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि शायद एप्पल सर पे गिरा था तो कुछ दिमागी चोट, अंदरूनी शायद ज़्यादा गहरी लगी थी उनको, तो उन्होंने फिज़िक्स में तो काम किया ही जाके। उनका काम फिज़िक्स में तो बहुत है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मैथमेटिक्स में भी बहुत काम किया है, और कैलकुलस में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। साथ ही साथ एक दूसरे मैथमेटिशियन रहे हैं जिनका नाम है लीबनिज़, तो उन्होंने भी कैलकुलस में काफ़ी वर्क किया है। खैर, ये तो सब इसकी हिस्ट्री है, और कैलकुलस क्या होता है ये सब हमने जाना। और इसमें अगर हम बात करें कि कैलकुलस शुरू कहाँ से होती है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि कैलकुलस में उसका बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो, तो उसको समझना होगा पहले लिमिट को। जी, जो 11th क्लास में आपने लिमिट पढ़ी है, तो वही इसका एक तरह से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। हालांकि लिमिट को कैलकुलस का हिस्सा नहीं माना जाता है, लेकिन शुरुआत कैलकुलस की वहीं से होती है। डिफरेंशिएशन एक्चुअली आगे चल के जब हम आपको बताएंगे तो वो लिमिट से ही स्टार्ट हुआ है। तो फिलहाल अभी हम लोग ये समझते हैं कि लिमिट दरअसल क्या है। वैसे तो लिमिट हम जानते हैं, मीनिंग, वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लिमिट का मतलब होता है बाउंड्री, सीमा।
लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में कैसी बाउंड्री है, कैसी सीमा है, इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं, इसकी नीड क्या है इस बात को समझते हैं। तो इसके लिए मुझे एक एग्जांपल लेना होगा। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। बहुत ही फेमस फंक्शन है ये, और एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा, बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है। मैंने भी यही लिया था कि शुरुआत में चीज़ें हल्के हल्के उठाई जाए और बच्चों के अच्छे से समझा सकें हम कि दरअसल इसकी नीड क्या है। इस फंक्शन को ध्यान से देखिए और इसमें मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर क्या होगी, तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल जब आपने पढ़ना शुरू किया था उसमें p ऑफ x दिया जाता था। तो जब आपको p ऑफ x दिया जाता था और आपसे पूछा जाता था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1, p ऑफ 1, p ऑफ 2, तो आप क्या करते हैं, x को हटाते हैं और उसकी जगह पर 1 या 2 पुट करते हैं। तो ऐसे अगर मैं कहूँ कि x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू मतलब f ऑफ 1 क्या है, तो आप x के प्लेस पर यहाँ 1 रखेंगे और 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 मतलब -3, 1 माइनस 2 मतलब -1 मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी वैल्यू f ऑफ 0 बताइए, x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू बताइए, तो आप x के प्लेस पर इसको 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इज -4 एंड 0 माइनस 2 इज -2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इस एंड सो ऑन। तो डिफरेंट पॉइंट पर यानी x की डिफरेंट वैल्यूज़ पर हम इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन क्या x की हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है? क्या x की हर एक वैल्यूज़ पर हम इस f ऑफ x की वैल्यू बता सकते हैं? नहीं। तो ये तो आपकी भी समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू नहीं बताई जा सकती। जी बिल्कुल सही आपने समझा है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू हम नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे ही आप f ऑफ 2 निकालने की कोशिश करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इज 0, 0 अपॉन 0 विच इज़ इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब कुछ ऐसी फॉर्म जिनको मैथमेटिक्स में जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इनडिटरमिनेट है। कुछ भी हम इसमें श्योर नहीं है कि 0 अपॉन 0 एक्चुअली क्या मीनिंग है। तो ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स हैं मैथमेटिक्स में जिनको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। उसी में से एक है 0 डिवाइड बाई 0। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन की x इक्वल टू 2 पर एक्चुअली क्या वैल्यू है, किस तरह का बिहेवियर है, हमको ये पता नहीं चल पा रहा। तो इस फंक्शन के बारे में अगर हमसे कोई पूछे कि 2 पर 3 पर 4 पर 5 पर या किसी भी -2 -4 -5 पर इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं फौरन बता दूंगा। लेकिन 2 पर नहीं पता चल पा रहा है कि दरअसल 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो क्योंकि 2 पर हमें इस फंक्शन की वैल्यू नहीं पता चल पा रही है, इसका नेचर नहीं पता चल पा रहा है, बिहेवियर नहीं पता चल पा रहा है, तो हम 2 के आसपास इसकी वैल्यूज़ को चेक करेंगे। 2 के आसपास, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, 2 पर तो हम इस फंक्शन की वैल्यू बता ही नहीं सकते, लेकिन 2 के आसपास अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू चेक करूं तो मुझे शायद इस फंक्शन के बारे में कुछ आइडिया होगा कि x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी शादी लगती है किसी के साथ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप एक गर्ल हैं और किसी लड़के का रिश्ता आपके लिए आता है। तो जब वो रिश्ता आपके पास आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप जानना चाहेंगे कि वो लड़का कैसा है, उसका आदत मिजाज कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है, किस तरह का माहौल में वो रहता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा है, बुरा है, नेचर। तो अब ये जानने के लिए आप डायरेक्ट उस लड़के को तो अप्रोच कर नहीं सकते कि भाई डायरेक्ट हम लड़के के पास चले जाएँ और उससे पूछे हाँ भाई तुम अच्छे हो, बुरे हो, कैसे हो बताओ। तो ये तो तरीका होगा नहीं। तो अब हम क्या करें? तो इसका लिए एक सही तरीका जो होता है वो ये होता है कि अगर हम उस लड़के के बारे में जानना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम उसका फ्रेंड सर्किल देखेंगे, उसके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि एक पुरानी कहावत है जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसा उसका फ्रेंड सर्किल होगा वो लड़का वैसा ही होगा। अगर उसके लड़के के दोस्त जो हैं, उसका जो फ्रेंड सर्किल है वो बहुत अच्छे लोग हैं, उसके फ्रेंड सर्किल में अच्छे अच्छे बॉयज़ हैं जो बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं या बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं या बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, तो इसका मतलब इस बात की बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि वो लड़का जो है वो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर उसका फ्रेंड सर्किल
बहुत ही वाहियात किस्म के लोग हैं, शराबी जुमारी टाइप के लोग हैं, उनसे उसकी दोस्ती है, तो फिर इसका मतलब है कि उस लड़के का जो नेचर है या बिहेवियर जो है वो भी उसी जैसा होगा। तो हम अगर किसी लड़के के बारे में जानने के लिए उसके आस पड़ोस यानी उसके इर्द गिर्द मतलब उसके फ्रेंड सर्कल को चेक करके अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक वैसा ही मैथमेटिक्स में, क्योंकि इस फंक्शन के लिए हम x इक्वल टू 2 पर इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 के आसपास इस फंक्शन की वैल्यूज़ को चेक करेंगे। 2 से थोड़ा पहले, 2 के थोड़ा सा आगे हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, और उसी से अंदाज़ा लगाएंगे कि x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कैसा होना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं कि ये फंक्शन 2 के आसपास किस तरह से बिहेव करेगा। तो इसके लिए क्योंकि x इक्वल टू 2 जो है वहाँ पर तो मैं जा नहीं सकता, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए चलो ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू 1.999 ले लेते हैं। क्या मैंने x की वैल्यू 2 के बहुत क्लोज ले ली है? 2 से थोड़ा सा पहले ली है, लेकिन है तो 2 के क्लोज ही, अप्रॉक्सीमेटली 2 है। एग्जैक्टली 2 पर तो मैं जा नहीं सकता, तो मैं 1.999 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो f ऑफ 1.999 कितना आएगा? तो 1.999 स्क्वायर माइनस 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख देता हूँ नीचे, 1.999 एंड माइनस 2, इसके फैक्टर तो हो ही जाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। एक बार ऐड कर दें, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 1.999 प्लस 2 और 1.999 माइनस 2 अपॉन 1.999 माइनस 2। अगर आपको ये दिख नहीं रहा तो मैं फिर से बोल दूंगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1.999 माइनस 2, इस वाले फैक्टर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1.999 प्लस 2, मतलब कि ये वैल्यू आ गई 3.999। तो 1.999 पर इस फंक्शन की वैल्यू 3.999 है, मतलब इसे अप्रॉक्सीमेटली मैं क्या बोलूँगा, 4 बोलूँगा। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 1.999 क्यों लूँ, अगर x की वैल्यू मैं 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँ, तो जैसे कि मैं x की वैल्यू कितनी ले लूँ, 2.0001 लूँ, तो क्या होगा, इसको मैं मिटा दूँ, बजाय 1.99 के अगर मैं 2.001 लिख देता, तो फिर यहाँ पर x की वैल्यू मैं क्या पुट करता, 2.001, यहाँ पर 2.001 का फुल ऑफ स्क्वायर, इसके फैक्टर होते तो एक बार मैं इसको ऐड करता, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता, तो इसकी वैल्यू आती 2.001 प्लस 2 एंड 2.001 माइनस 2 और डिवाइड बाय 2.001 प्लस 2, ये इस बार कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.001 प्लस 2, मतलब कि 4.001। 4.001 को क्या मैं अप्रॉक्सीमेटली 4 बोल सकता हूँ? तो अब ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जब मैं 2 से थोड़ा सा पीछे हटा, थोड़ा सा, कितना कि मैंने x की वैल्यू 1.999 ली है, इसका मतलब 0.0001 पीछे में हटा, और वहाँ पर मैंने फंक्शन की वैल्यू जब चेक करी थी 1.999 पर, ध्यान है आपको फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, 3.999, यानी अप्रॉक्सीमेटली 4 आई थी। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू मुझे नहीं पता थी। फिर ध्यान दीजिए, जब मैं 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ा, देखिए कितना ज़रा सा आगे बढ़ा हूँ, 2.001 ली है मैंने वैल्यू, x की वैल्यू 2.0, मतलब ज़रा सा आगे मैं बढ़ा और फंक्शन की वैल्यू मैंने चेक की, वो आई है 4.001, यानी अप्रॉक्सीमेटली फिर वैल्यू जो आई है वो 4 आई है। इसका मतलब ये है कि 2 से थोड़ा सा पहले और 2 से थोड़ा सा बाद फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। 2 पर तो फंक्शन की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन 2 से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे फंक्शन की वैल्यू 4 आई है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 2 के आसपास इस फंक्शन की वैल्यू 4 रही है, तो इसकी लिमिट जो है वो 4 है। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है क्या, x इक्वल टू 2 पर, एक्चुअली x इक्वल टू 2 पर हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन 2 से जस्ट पहले जो वैल्यू आई है
उसे मैं लिखने का तरीका क्या बताऊंगा। तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा पहले इस फंक्शन की f ऑफ x की जो लिमिट आई थी वो क्या आई थी 4 आई थी। तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से 2 से जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया था इसको मैं कैसे लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x, यानी कि 2 से थोड़ा सा आगे जब मैंने x की वैल्यू 2.001 की थी तो जब हम 2 से थोड़ा आगे बढ़ते थे तो इसकी वैल्यू फिर से कितनी आई थी 4 आई थी। इसको मैं बोलता हूँ राइट हैंड लिमिट। और जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल आती हैं तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और फाइनली हम इसको लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 4। क्या लिखेंगे मैं कहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ इस बात को लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो ये एक तरह से लिमिट का देखिए इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग इस पर बहुत डिटेल में जाना है लेकिन उसके लिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पर रोकता हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।